गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की विधियां, और इसमें हमने चयन किया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी एक रोचक टॉपिक प्रश्नावली। प्रश्नावली के संदर्भ में हमारी ये 9वीं मुलाकात है। इससे पूर्व मैंने आपसे प्रश्नावली के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। मैंने आपको बताया है कि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली का सामान्य अर्थ क्या है, प्रश्नावली को विभिन्न विद्वानों ने किस रूप में परिभाषित किया है, प्रश्नावली की क्या क्या खास बात है, विशेषता है, प्रश्नावली की क्या क्या प्रकार है, प्रश्नावली का रचना किस प्रकार से की जाती है, और मैंने आपसे चर्चा की है प्रश्नावली के गुणों की। और आज हम प्रश्नावली के संदर्भ में अंतिम टॉपिक के रूप में चर्चा कर रहे हैं प्रश्नावली की क्या क्या दोष या सीमाएं या क्या लिमिटेशंस हैं, डेमेरिट्स हैं, इसकी चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में हमने समझा, देखा कि प्रश्नावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक अनुसंधान की विधि है, जिसमें हम न्यूनतम समय, श्रम, धन के द्वारा एक विशाल जनसंख्या का अध्ययन कर लेते हैं। और इससे भी बड़ी खास बात यह है कि इसमें जो सूचनाएं, जानकारियां, जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत ही विश्वसनीय हैं, प्रामाणिक हैं। क्योंकि मानव की ये प्रवृत्ति है मित्रों कि व्यक्ति जब उसके कोई सामने होता है, जब उसको लगता है कि उसका कोई व्यवहार देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उसका परीक्षण कर रहा है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं असहज, काल्पनिक व्यवहार करने की चेष्टा करता है। चूंकि इस विधि में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के समक्ष नहीं होता, तो व्यक्ति खुल के अपने भाव विचारों को प्रकट करता है। और सामाजिक अनुसंधान का यही एक मूल उद्देश्य है कि हम घटना का वास्तविक रूप से अध्ययन करें। घटना जिस रूप में है, विचार भावना जिस रूप में है, उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाए। ये इस विधि की खास बात थी। और इसके साथ साथ कुछ हमारे अध्ययन ऐसे भी थे जहां हमें बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती थी तथ्य संकलन की। उस संदर्भ में भी ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहायक है, कारगर है। हम बार बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हमें ज़्यादा तकलीफ, दिक्कत नहीं आएगी। और अंतिम जो इसकी खास बात थी वो थी इसका प्रशासनिक ढांचा। ये स्व प्रशासित होती है, इसके लिए हमें कोई बहुत बड़े ताने बाने की, बहुत बड़े प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूँकि ये डाक से ही जाती है और डाक से ही आती है, इसलिए हमें बहुत ही एक छोटी सी वर्किंग कमेटी, एक कार्यदल की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बड़ा हमें इसके लिए तंत्र नहीं चाहिए। तो ये भी इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। लेकिन इसकी इन समस्त विशेषताओं के बावजूद इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ इसकी डिमेरिट्स हैं। अब हम उन्हें क्रमवार जानने की चेष्टा करते हैं। उनमें पहली कमी है, पहली महत्वपूर्ण इसका जो कहना आता है वो है अशिक्षितों के लिए अनुप्रयुक्त। इस विधि का हम प्रयोग केवल और केवल शिक्षित उत्तरदाताओं पे करते हैं। यही ये विधि कहीं न कहीं अवैज्ञानिक भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अध्ययन से प्राप्त परिणामों को तो 100% जनसंख्या पे लागू करेंगे, संपूर्ण समूह पे लागू करेंगे, संपूर्ण समाज पे लागू करेंगे, लेकिन हमने उसमें अशिक्षितों को तो सम्मिलित ही नहीं किया। जब हम अशिक्षितों को सम्मिलित नहीं करेंगे, उनके विचार भावनाओं को जानने की चेष्टा ही नहीं करेंगे और उनके ऊपर निर्णय लागू कर दिया जाएगा, उनके ऊपर
या उन्हें भी कहीं न कहीं अध्ययन में शामिल कर लिया जाएगा, तो ये तो अवैज्ञानिक हुआ मित्रों। यही इस विधि की सबसे बड़ी कमी है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए हो सकता है, क्योंकि सूचनादाता को स्वयं प्रश्नावली को पढ़ के उसके उत्तर देने होते हैं। और हमारा देश, भारत देश, जहाँ आज भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग शिक्षा से वंचित हैं, वहाँ हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है प्रत्युत्तर की समस्या। प्रश्नावलियाँ हमने भेजी डाक से, उत्तरदाता तक पहुँची, उत्तरदाता ने लापरवाही बरती, उन्हें देखा, आए दिन आते हैं ऐसे कागज़ तो, और उसने उनको पकड़ डंप कर दिया, पटक दिया। तो ये भी बहुत बड़ा विधि के ऊपर, अनुसंधान की इस तकनीक के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। प्रश्नावली बहुत कम संख्या में लौट कर आती है, अथवा सूचनादाता उन्हें भरकर लौटाने में तत्पर नहीं होता। इसका कारण यह है कि अधिकांश सूचनादाता लापरवाह, अनिच्छुक एवं आलसी होते हैं। कुछ सर्वेक्षण के उद्देश्यों को नहीं समझ पाते, उनके पास समय अभाव होता है, अथवा प्रश्नों का उत्तर देना नहीं जानते, या व्यक्तिगत तथ्यों को स्वयं लिखना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बहुत कम प्रश्नावलियाँ ही पुनः प्राप्त होती है। अगला है अपूर्ण सूचनाएं। कई बार प्रश्नावलियों में मुख्य प्रश्नों का ही उत्तर नहीं दिया जाता। जब सूचनादाता प्रश्नों को नहीं समझ पाता तो वह कुछ सूचनाएं भी नहीं देना चाहता, तो जानबूझकर वे ऐसे प्रश्नों के उत्तरों को टाल जाते हैं, अथवा लापरवाही एवं शीघ्रता में भरने पर प्रश्नों के छूट जाने की संभावना भी बनी रहती है। इस प्रकार प्रश्नावली विधि द्वारा सूचनाएं संकलित करना अपर्याप्त एवं अपूर्ण होता है। अस्वच्छ एवं अस्पष्ट लेख। कईयों की तो लेखनी ऐसी होती है जिन्हें या तो खुदा जानता है या खुद ही जानता है, यानी अन्य व्यक्ति उनको पढ़ ही नहीं पाता। प्रश्नावलियों को सूचनादाता स्वयं भरता है और सभी लोगों का लेख सुंदर नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्राप्त उत्तरों को पढ़ना एवं समझना एक समस्या हो जाता है। उत्तरों में काट छांट एवं पुनर्लेखन, ओवर राइटिंग करते हैं ना, कि काटा फिर उसके ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, दाएं लिख दिया, गंदे एवं घसीटतम लिखे हुए अक्षरों को पढ़े नहीं जा सकता, अतः कई बार सूचनाएं उपयोगी नहीं हो पाती। अगला है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन असंभव। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन के लिए चयनित निदर्शन क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि क्षेत्र में शिक्षित एवं अशिक्षित सभी प्रकार के उत्तरदाता है, किंतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है, अतः समग्र के संदर्भ में वैषयिक ढंग से सामान्यीकरण करना संभव नहीं हो पाता। अगला है भावात्मक प्रेरणा। हम तो वैसे ही भारतीय भावुक आदमी, बार बार प्रेरित करना पड़ता है, बार बार, जैसे मैं प्रेरित करता हूँ, मम्मी पापा करते हैं, मित्र करते हैं, पास पड़ोस के लोग करते हैं ना आपको अध्ययन अध्यापन के लिए, लेकिन वहाँ तो स्वयं को खुद को भरना है उत्तरदाता को, और वो कोई रुचि नहीं लेगा तो मसला फिर और ज़्यादा बिगड़ेगा। प्रश्नावली विधि में सूचनादाता एवं अनुसंधानकर्ता में व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क नहीं हो पाता, अतः वे एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, और न ही अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को प्रश्नावली भरने के लिए भावात्मक प्रेरणा ही दे सकता है। अतः यह एक औपचारिक विधि मात्र है, जिसके परिणाम स्वरूप अपूर्ण एवं अपर्याप्त सूचनाएं ही प्राप्त होती है। अगला है सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव। सूचनादाताओं के स्वभाव, विचारधारा, आदर्श, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं शिक्षा के स्तर में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, अतः ऐसी प्रश्नावली का निर्माण करना कठिन है जो सभी लोगों के लिए सार्थक एवं व्यवहारिक हो तथा जिसे समान रूप से सभी पर लागू किया जा सके। ऐसी स्थिति में निष्कर्षों का भी भिन्न भिन्न आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन असंभव। प्रश्नावली द्वारा विषय का गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो समय का अभाव होता है, दूसरा अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण
खोद के सूचनाएं नहीं पूछी जा सकती और न ही भावनात्मक प्रेरणा दी जा सकती है। अतः इसके द्वारा केवल मोटी मोटी बातें एवं सतही सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है, गहन सूचनाएं नहीं। नेक्स्ट है विश्वसनीयता का अभाव, लैक ऑफ रिलायबिलिटी। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं पूर्ण विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण कई बार सूचनादाता प्रश्नों को समझ नहीं पाता या उनके गलत अर्थ लगाता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त उत्तर प्रामाणिक एवं विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। और लास्ट, उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव। प्रश्नावली विधि में सूचनादाता कई बार कुछ प्रश्नों को समझने में असमर्थ रहता है, जिसे समझाने के लिए अनुसंधानकर्ता नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन प्रश्नों के उत्तर या तो छोड़ दिए जाते हैं या गलत लिख दिए जाते हैं। प्रश्नावलियों का कमियों का उल्लेख करते हुए सीजर कहते हैं, प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तरों से ये पता लगाना असंभव है कि कौन सा उत्तर सूचनादाता का लापरवाहीपूर्ण अनुमान है और कौन सा जानबूझकर दी गई गलत सूचना है। इन समस्त कमियों के बावजूद गुडे और हार्ट ने लिखा है कि अनेक कमियां होते हुए भी स्वयं प्रशासित डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावलियां अनुसंधान में अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण तथा निदर्शन का चुनाव उपयुक्त एवं समुचित रूप से कर लिया जाए तो इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं निश्चित रूप से प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होगी। अगर इसकी कमियों खामियों की अगर हम कुछ दूर करने की चेष्टा करें, वैज्ञानिक रूप से इन्हें दूर भी कर लें, तो ये विधि सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी विधि सिद्ध होगी। इसी के साथ मित्रों हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। कल मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है आप स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित्त हैं और निरंतर अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी समस्या है, कोई बात से आप सहमत नहीं हैं, कोई शब्द कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप अवश्य रूप से पूछें। और ये वीडियोस, ये कंटेंट्स जो आपको भेजे जा रहे हैं, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई आपकी समस्या है, मान लीजिए मोबाइल ख़राब हो गया, तो किसी परिवारजन का, मित्र का कोई नंबर देना चाहते हैं जिस पे कि ये सुविधा उपलब्ध है स्मार्टफोन पे वीडियो वगैरह देखने की, PDF नोट्स देखने की, तो आप वो नंबर दे दिया करें, बता दिया करें आपकी समस्या। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें, स्वयं का ध्यान रखें, परिवार के अन्य सदस्य विशेषकर वृद्ध व्यक्तियों का ध्यान रखें और आपकी स्वस्थता की मंगल कामना करते हुए आप सभी को सुप्रभात।